रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैंने आपको दो फाइल शेयर की थी आपके एएसएफ के पेपर्स के वाले से। इंग्लिश की दोनों फाइल थी। एक में हमारे पास पेपर्स थे और एक मैंने आपको कंप्लीट इंग्लिश की जो हमारी ग्रामर की जो फाइल है वो मैंने आपको शेयर कर दी थी। इसमें आपका अभी क्योंकि हमारा ये पास पेपर्स चल रहे हैं तो पास पेपर्स की फ़ाइल आपने कैसे तैयार करनी है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो पास पेपर्स की फ़ाइल है इसमें मेरे ख्याल में तकरीबन 300 क्वेश्चन है। 2012 से 25 तक के जो आपके एएसएफ के पास पेपर्स हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। तकरीबन यहाँ पे कितने हैं जी, 367 क्वेश्चन हैं। इसमें कुछ रिपीट क्वेश्चन भी होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो वो बार बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका तकरीबन 300 क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन इसमें कुछ रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो ये आपने किस तरह से आप इनको तैयार करना है। ठीक है, दूसरी फाइल भी मैं आपको दिखा दूँ जो हमारी दूसरी फाइल, तो ये मैंने आपको दूसरी फाइल शेयर की थी। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी फाइल थी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो लेक्चर वाइज डेटा है हमारा, ठीक है, लेक्चर वाइज डेटा, इसमें तमाम आपके टॉपिक्स शामिल हैं जो आपके इंग्लिश ग्रामर के हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक नॉलेज वाला आपके पास टॉपिक आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कौन सा जी, इसमें जो आपके पास है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले नाउन आ जाता है, फिर आपके पास जो है ना केसेस ऑफ नाउन, क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर प्रोनाउन आ जाएगा, फिर आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव मीन के सारे टॉपिक्स यहाँ पे इसमें हमने लिखे हुए हैं। ये भी फाइल आपको मैंने शेयर कर। तो अभी जो हमारा काम है हमने ये क्या करना है कि आपने ये फाइल रेडी करनी है। ये जो फाइल है ये पास पेपर वाली फाइल है। अगर आप ये फाइल रेडी कर लेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपका इंग्लिश ग्रामर का कोई एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं होगा। आपको पता है कि एफपीएससी में आप जो है ना आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पेपर पास जिसने करवाना है वो आपका पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये चार सब्जेक्ट्स आपके हैं जिन्होंने आपका पेपर क्लियर करवाना है। बाकी यहाँ पे आपके पास जो सिक्योरिटी मेजर्स वाले हैं वो भी इसमें जो समझ लें कि आपके पास 70 to 80% क्वेश्चन आपके पास नाउन आएंगे, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके अननाउन आ जाएंगे। उसके बाद फिर आपका जो करंट फेयर है, करंट फेयर में भी आपके 70 to 80% आपके पास क्वेश्चन नाउन आने हैं, बाकी सारे के साथ आपके पास अननाउन आ जाने हैं। वो सब के साथ सेम ही होगा। तो जो आपके पास मेरिट बनना है वो मेरिट आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स में बनाना है। तो ये हमारे पक्के नंबर होते हैं, तो ये आपने इनको अच्छे तरीके से समझ के करना है। ठीक है जी, इसको आपने रट्टा नहीं लगाना, इनको आपने समझ के करना है। तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। हमारे पास इंग्लिश है जी, इंग्लिश में हमने क्या करना है, ये जितने भी आपके पास क्वेश्चन है ना, इन तमाम क्वेश्चंस को आपने एज मैथमेटिक्स जैसे आप करते हैं ना, मैथमेटिक्स की तरह आपने इनको सॉल्व करना है। इन तमाम को आपने सॉल्व करना है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं कुछ 40-50 क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करता हूँ। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और समझ लें कि आपके मैथ के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है, द ब्राइट सन वार्म द सैंडी बीच, विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अब कहता है जी ये आपके पास ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बताइए आपके पास एडजेक्टिव कौन सा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ऑप्शंस को नहीं देखना। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना सेंटेंस जो है ना इसको ब्रेक करना है, अपने सेंटेंस को ब्रेक करना है। अगर आपको सेंटेंस ब्रेक करना आ गया तो समझ लें कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हैं। अगर आपको ये सेंटेंस ब्रेक नहीं करना आता तो आपने क्या करना है, जो हमारी दूसरी फाइल मैंने अभी आपको दिखाई है, जो हमारी टॉपिक वाली है, साथ आपके इसके वीडियो लेक्चर्स भी आपको मैंने सेंड किए हुए हैं, वो फिर आपने पहले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करने हैं। जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जो है ना अपना ये सेंटेंस है इसको आप ब्रेक नहीं कर सके, इसका आप ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें शामिल हुई हैं। इसमें द ब्राइट सन है, एक सन आपके पास आ गया जी। ठीक है, सबसे पहले हमने नाउन निकालने होते हैं किसी भी सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। सबसे पहले हमने नाउन निकालना था, मीन के कौन कौन से नाम यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, किस किस चीज़ का जिक्र है इसमें। एक तो हमारे पास सन का जिक्र है, ये सन का जिक्र है। ठीक है, और एक हमारे पास है जी वार्म द सैंडी बीच, एक बीच का जिक्र है। दो चीज़ें हैं इसमें, चीज़ें यहाँ पे आपके पास दो है, एक सन है तो ये आपके पास नाउन आ गया, एक आपके पास बीच है, ये आपके पास नाउन आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने देखना होता है कि इसमें आपके पास जो है ना जी वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, वर्ब काम क्या हुआ है आपके सेंटेंस में। हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में बेसिकली दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके पास नाम होता है और एक आपके पास काम होता है। ठीक है जी, नाम और काम जब दो आपके पास हो जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट हो जाता है, तो वो समझिए आपके पास सेंटेंस बन जाता है। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हमारे पास मिसिंग हो तो वो हमारे पास फ्रेज होता है, वो आपके पास सेंटेंस नहीं बनता।
वो आपके पास सेंटेंस नहीं पता, वो फ्रेज होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो लेक्चर लिए हैं, अगर नहीं लिए तो पहले लेक्चर्स ले लें, मैंने लिंक्स भी आपको शेयर कर रहा हूँ लेक्चर्स के, और साथ उसके जो फाइल भी मैंने शेयर कर दिया है। उसमें मैंने आपको हमने हमने पढ़ा था जी, उसमें आपके पास नाउन से हमने स्टार्ट किया था, फिर आपके पास फ्रेज, फिर हमारे पास क्लास आया था, क्लास के बाद हमारे पास सेंटेंस आया था। तो फ्रेज, क्लास और सेंटेंस की अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप ये नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे सन आ गया, ये मेरे पास नाउन आ गया, बीच मेरे पास नाउन आ गया। फिर हम देखना है काम यहाँ पे कौन सा रहा है, काम यहाँ पे वार्म्ड है, वार्म्ड गर्म करना, ठीक है। तो अच्छा, ये वर्ब का जो है निशानी ये भी होती है कि वर्ब जो भी होती है, जो काम वो जो भी होता है, उसकी आपके पास क्या होती हैं जी, उसकी आप जो है ना जी फॉर्म्स बन जाती हैं, हालतें बन जाती हैं, फर्स्ट या डिग्रीज बन जाती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, या आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। तो वार्म के साथ देखें ईडी लगा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने क्या देखना होता है, फिर हमने देखना होता है ये जो हमने नाम और काम निकाले हैं, ये नाम और काम हमने निकाले हैं। अब ये जो नाम है, नाम के साथ कौन कौन सी चीजें एसोसिएट है, नाम के साथ कौन कौन सी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। नाम के साथ मीन के नाम को कौन कौन सी चीज मॉडिफाई कर रही है, नाम की क्वालिटी को या क्वांटिटी को कौन बता रहा है, ठीक है। मीन के आपके पास सन है ना, तो सन की क्वालिटी और सन की क्वांटिटी, मीन्स के कोई भी जो नाम है, जैसे बीच है, तो बीच की आपके पास दो इंफॉर्मेशन यहां पे होंगी, या कोई भी जो नाम होता है उसकी दो इंफॉर्मेशन होती हैं कि वो जनाब वो कैसा है, वो कैसा है और वो कितना है, वो कैसा है और वो कितना है, ठीक है। इन दोनों में से मीन्स के आपके पास जो है, जो आपके पास है हाउ मच, हाउ मैनी वगैरह, ठीक है, या वो जनाब किस तरीके का है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये दोनों आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। दो के आंसर्स होते हैं यहाँ पे। तो इनमें से देखने कि इनमें से जनाब जो सन है, सन की क्वालिटी कौन बता रहा है यहाँ पे, तो ये ब्राइट जो ना, ब्राइट बता रहा है, सन किस तरीके का है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी यहाँ पे हमें नहीं बताएगी, ठीक हो गया जी। मीन्स के जो आपके पास नाम होता है, नाम का सिर्फ दो ही आपके पास चीजें होती हैं, या तो उसकी क्वांटिटी बता रहा होता है कुछ चीज, और उसकी जनाब क्वालिटी को बता रहा होता है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है, दोनों में से दोनों चीजें भी यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। तो ब्राइट यहाँ पे क्या जी, ये सन की क्वालिटी बता रहा है। तो जो किसी नाम की क्वालिटी को बता रहा होता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये बीच को आपके पास कौन बता रहा है, बीच की क्वालिटी, सैंडी रेत वाली जो आपके पास बीच है, तो ये भी आपके पास एडजेक्टिव है, ये भी आपके पास एडजेक्टिव है, बीच की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। तो दा यहाँ पे होता है, ए एन और दा आपके पास आर्टिकल होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, दा आपके पास डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है जी। ये भी आपके पास दा आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो ये यूं हमने सारा अपना जो सेंटेंस है उसको ब्रेक कर लिया। दा मेरे पास आर्टिकल है, ब्राइट मेरे पास एडजेक्टिव है, सन मेरे पास नाउन है, वाउंड मेरे पास वर्ब है, दा मेरे पास आर्टिकल है, सैंडी मेरे पास एडजेक्टिव आ गया, और बीच भी मेरे पास नाउन आ गया, ठीक है। अब जब मैंने ये सारा अपना सेंटेंस ब्रेक कर लिया, उसके बाद फिर मैं देखता हूं वो हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है इसमें एडजेक्टिव कौन कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव कौन कौन सा है। तो एडजेक्टिव मेरे नॉलेज के मुताबिक ये सैंडी है और ब्राइट है। अब फिर मैं अपने ऑप्शंस देखूंगा कि सैंडी और ब्राइट में से दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिया गया है। तो ब्राइट का ऑप्शन मेरे पास दिया गया है, इसके अलावा सैंडी मुझे ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। ब्राइट मेरा ऑप्शन राइट हो गया। अगर सैंडी भी दिया होता तो फिर मैं बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन जो है ना, वो यहाँ पे मैंने ढूंढना था, वो होना चाहिए था, ठीक है। तो सैंडी मेरे पास नहीं है, तो आपके पास ब्राइट है, तो ब्राइट आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से आपने सेंटेंस को ब्रेक करना है, एज ए मैथमेटिकल क्वेश्चन आपने अपने सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ के फिर आपने इसको लगाना होता है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग एफपीएससी में आ गई हुई है। अब हमने बड़ा छान फटक के बड़ा आपने जी जनाब क्या करना जी, बड़े ध्यान से इसको आपने करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास आ गया, सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड्स, ठीक हो गया जी। बहुत सी बत्तखें ऐसी हैं जिनके जनाब गहरे सब्ज कलर के हेड हैं, सर हैं। सबसे पहले मैंने बात यह करनी है, इसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हुई हैं, नाम कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं, काम कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले मैंने नाम देखने हैं। डक्स मेरे पास एक नाम आ गया, हैड डार्क ग्रीन हेड्स मेरे पास एक नाम आ गया, सर का नाम होता है ना हेड। चीजें मेरे पास दो आ गई, डक आ गई और हेड आ गई। फिर मैंने देखना है कि इसमें जनाब क्या जी, इसमें काम क्या हो रहा है, इसमें मेरे पास काम क्या हो रहा है। तो काम मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास कोई भी काम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, कोई भी मेरे पास काम नजर नहीं आ रहा, कुछ जिसकी वर्ब की फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म को मुझे नजर आ रही हो, वो मुझे कोई नजर नहीं आ रही। फिर मैंने जब मेरे पास वर्ब नहीं नजर आ रहा, तो फिर मैंने सेकंड उसकी जाना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो मेरे पास हेल्पिंग वर्ब मेरे पास हैड आ गया, तो ये मेरे पास काम आ गया, ये मेरे पास काम आ गया, ठीक है। हैड मेरे पास काम आ गया, मीन के काम की सेकंड समझ लें कि स्टेज आ गई। ये हेल्पिंग वर्ब मेरे पास है, डायरेक्ट वर्ब मुझे नजर नहीं आया, मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है।
अब मैंने देखना है, तो ये काम भी आ गया, नाम भी आ गया। फिर मैंने देखना है नाम के साथ कौन कौन सी चीज़ एसोसिएट है, नाम को कौन कौन सी चीज़ मॉडिफाई कर रही है, और काम को कौन कौन सी चीज़ मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, अब नाम की मॉडिफिकेशन के लिए मैंने क्या चीज़ देखनी है, उसकी क्वालिटी को कौन बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को कौन बता रहा है। ठीक है, अब जो सेवरल है, सेवरल डक्स की क्वांटिटी को बता रहा है, सेवरल डक्स की क्वांटिटी को बता रहा है। इसका मतलब है सेवरल मेरे पास क्या है जी, एडजेक्टिव है, सेवरल मेरे पास एडजेक्टिव है। किसी भी नाम की, किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताए या क्वांटिटी को बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, और मेरे पास हेड्स, हेड्स मेरे पास नाम है, तो ग्रीन, ग्रीन हेड्स, ग्रीन, ये भी क्या कर रहा है, इसकी मुझे क्या बता रहा है जी, हेड्स की क्वालिटी को बता रहा है। तो हेड्स की क्वालिटी को जब बता रहा है तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये मेरे पास है डार्क ग्रीन, ये जो ग्रीन है, ग्रीन मेरे पास एडजेक्टिव है, ग्रीन मेरे पास एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को आगे मजीद कुछ मॉडिफाई कर रहा होता है, अब जो एडजेक्टिव को मजीद मॉडिफाई कर रहा होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन वाला जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आपने पहले देखने अच्छे तरीके से। लेक्चर भी शेयर कर दूंगा पेपर ग्रुप में, मैंने ऑलरेडी फाइल भी शेयर कर दी हुई है नोट्सों की। ठीक है, नोट्स जो आपकी फाइल है बड़ी डिटेल के साथ हर चीज़ लिखी हुई है उसमें। ठीक है, तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। तो जब एडजेक्टिव से पीछे एक और समझ लेंगे एडजेक्टिव लगा होता है, तो डबल एडजेक्टिव आपके पास नहीं होता। डबल एडजेक्टिव को हम दूसरे को हम कहते हैं जी एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो मेरे पास जो मेरा सेंटेंस है ब्रेक हो गया, सेवरल मेरे पास एडजेक्टिव आ गया, डक्स मेरे पास बतखें आ गई, जो नाउन आ गया, हेड मेरे पास वर्ब आ गया, डार्क मेरे पास आ गया जी ये एडवर्ब आ गया, ग्रीन मेरे पास एडजेक्टिव आ गया, हेड्स मेरे पास फिर नाउन आ गया। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या है, मूसा मुझसे पूछा सेवरल क्या है, तो सेवरल मेरे पास एडजेक्टिव आ गया, मैंने अभी देख लिया, क्योंकि ये मेरे पास है डक्स की क्वांटिटी को बता रहा है, इसलिए मेरे पास एडजेक्टिव मेरे पास आ गया जी सेवरल। इस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझ के इसको मैंने ब्रेक करना है, उसके बाद फिर मैंने इसको देखना होता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है जी सेवरल डक्स, ये हो गया जी, रिपीट हुआ क्वेश्चन। फिर आप नहीं सॉरी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके पास आ गया सेवरल डक्स हैड डार्क ग्रीन हेड। अच्छा, ये स्टेटमेंट वही है, लेकिन अब इसका क्वेश्चन उसने उसका चेंज कर दिया है। अब वो कहता है जी ये आपके पास क्या है, सेवरल इसमें क्या है जी, तो सेवरल मेरे पास मैंने अभी देखा एडजेक्टिव है, सेवरल इसको मिसाल का अगर ब्रेक करता हूं तो मेरे पास सेवरल मेरे पास एडजेक्टिव बन रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है जी, एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है, एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है, ये नन ऑफ दीज मेरे पास क्लियर आएगा। अब जो फ्रेज होता है ना, फ्रेज, फ्रेज आपके पास आमतौर पर सिंगल वर्ड नहीं होते, फ्रेज में आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास नाउन और वर्ब दोनों में से कोई एक चीज़ गायब होती है। ठीक है, फ्रेज का क्वेश्चन आता है, मैं आपको मजीद उसको एलैबोरेट कर दूंगा फ्रेज को, बल्कि फ्रेज का लेक्चर भी पढ़ा है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपके ग्रुप में आ जाएंगे, सारे लिंक से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास है सेवरल, मेरे पास एडजेक्टिव है, इसलिए नन ऑफ दीज मेरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। चलो जी, माई सिस्टर एंड आई हैव ब्लू आईज। ठीक है जी, माई सिस्टर मेरी सिस्टर, एंड और आई हैव ब्लू आइज। ठीक है जी, मैं और मेरी सिस्टर जो है ना, हमारी जो ब्लू आइज हैं। इट डैश इन द फैमिली। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे आपकी विरासत की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को हम ब्रेक क्यों नहीं कर रहे भाई, ब्रेक हमने तब करना है जब हमारे पास कोई ग्रामर का क्वेश्चन होता है, ग्रामर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके पास वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस ब्रेकिंग का हमें उसने पूछा नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस ब्रेक हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट हमने देखना है, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमें पता है कि विरासत में कोई चीज़ जो चल रही होती है, जो विरासती चीज़ होती है, उसको हम रन्स कहते हैं, रन्स, रन्स। जो हमारी फैमिली में चीज़ चल रही होती है उसके लफ्ज़ रन्स यूज़ किया जाता है, गोज और कम्स यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो जो किसी भी फैमिली की जो आपके पास विरासत में चीज़ चल रही होती है, ठीक है, उसको हम रन्स कहते हैं। कि जो मेरे और मेरी बहन की जो आंखें हैं ब्लू हैं, ये हमारी फैमिली में चल रही हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में मीन के सबकी ब्लू आइज होती हैं। आगे जी, although the Germanic tribes were that forcibly migrated into southern and western Europe in the 5th century were dash converted to Christianity, they retained many of their customs and ways of life। क्या मतलब है, कहता जी जर्मैनिक ट्राइब जो थे उनको जब फोर्सफुली जनाब उसको माइग्रेट करने पर मजबूर किया गया था, तो अब वो क्या होते कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, अब कन्वर्टेड से पीछे पूछ रहा है एक्सट्रीमली, इंडिस्पेंसबली, इंडिस्पेंसिबली और अल्टीमेटली नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब इसमें देखें तो इसमें आपके पास क्या है जी, इसमें ये हो रहा है कि उनको जब आपने फोर्सफुली माइग्रेट कर दिया गया था, तो उसका फिर रिजल्टेंट के तौर पर वो क्या हुए थे आपके पास, वो आपके पास क्या हो गए थे, वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें रिजल्टेंट का लफ्ज कौन सा, अल्टीमेटली का लफ्ज रिजल्टेंट का आपको मानी दे रहा है, एक्सट्रीमली और आपके पास इंडिस्पेंसिबली जो है ना ये आपके पास रिजल्टेंट का आपके पास मीनिंग नहीं दे रहा। तो ये आपके पास ये भी बेसिकली आपका वोकैबुलरी का ही क्वेश्चन था कि क्या आपको पता चलता है कि हमने जो रिजल्टेंट के लिए कौन सा लफ्ज यूज करना था, अल्टीमेटली का लफ्ज यूज करना होता है। आई नीड 3 ऑफ ब्रेड, ठीक है। ये भी आपके पास क्वेश्चन है, ये भी आपके पास वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। अब वोकैबुलरी क्वेश्चन में मीन के यहाँ पे वो पूछना चाह रहा है कि क्या आपको पता है जो लुकमा होता है, जो आपके पास रोटी का लुकमा होता है, उसकी वोकैबुलरी लोफ होती है, ठीक है जी, आपके पास उसका लोफ कहते हैं। और लोफ की जो आप पीछे 3 लिखा हुआ है, 3 लुकमे आपको चाहिए, ठीक है। तो 3 लुकमे जो है ना, जो 3 पीस जो है उसका वो कहता है जी आपको क्या पता है कि इसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो आपको पता है जब किसी भी आपके पास नाउन के एंड पे एफ आता है ना, एफ को हम प्लूरल बनाने के लिए उसको VES के साथ क्या करते हैं जी, उसको हम इजाफा करते हैं। जैसे आपके पास लिखा होता है ना लाइफ लिखा होता है, ठीक है जी। तो लाइफ को हम क्या कहते हैं, लाइव्स, ठीक है जी, जिंदगियां। या वाइफ होता है वाइफ, तो वाइफ को हम क्या कहते हैं, वाइव्स, ठीक है। तो आपके पास एफ वाले को हमने VES के साथ प्लूरल बनाते हैं, तो ये आपके पास लोव्स आ गया जी। टॉग्ड कहते हैं जी मलबूस होना, ठीक है जी। इसका आपने सिनोनिम बताना था, तो आपके पास ड्रेस्ड और टॉग्ड एक ही बात होती है। वाश्ड, रनिंग वगैरह ये आपके पास नहीं थे, ठीक है। तो ये मैंने सिनोनिम और एंटोनिम के साथ उर्दू भी लिखी थी ताकि आपको जरा याद करना आसान रहे। डंकी ईयर्स, अब डंकी ईयर आपके पास आइडियम होता है, उसको याद करने का सिर्फ तरीका ये होता है कि डंकी जो होता है ना, डंकी गधा जो होता है, उसकी रफ्तार बिल्कुल थोड़ी होती है, इसकी जो स्पीड होती है ना जी, उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो होती है, ठीक है जी। तो स्लो स्पीड, अगर आपने किसी हाई स्पीड या फास्ट स्पीड की बात करनी हो तो वो उसके लिए हम हॉर्स का लफ्ज यूज करते हैं, घोड़ा तेज होता है। जो आपके पास गधा होता है ना, गधे की एक तो अकल भी इसकी कमजोर होती है और इसकी स्पीड भी कमजोर होती है। तो ये आपने क्या करते हैं जी, लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं जी, वेरी लॉन्ग पीरियड, लंबा काम होता है ये बहुत देर से पहुंचता है किसी जगह पे, ठीक है। तो डंकी जीयर्स आपके पास है लंबा साल, ठीक होगा जी। इन द सेंटेंस यस यू कैन लीव नो, द वर्ड यस इज। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पे आपको ये ट्रैप किया जा रहा है। ट्रैप क्या होता है, ये आपके पास है, ये भी पास्ट और स्पीकर क्वेश्चन होता है। इसमें पूछ रहा है कि आपके पास जो यस जो है ना, यस क्या है। अब यस पे आके हम क्या कर जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये जो यस है, यस के बाद आपके पास ये जो है ना, ये जो यस का असर हो रहा है जी आपके काम के ऊपर। मीन के यस यू कैन लीव नो, आप अब यहां से जा सकते हो। अब जो यस है, यस का ताल्लुक आपका लीव के साथ आ रहा है। अगर वो कहता है नो तो आपने यहां से नहीं जाना था, अगर वो यस कह रहा है आप यहां से जा सकते हैं। मीन्स के यस जो है ये आपका जो काम है, यहां पे जो आपका वर्ब है उसको क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, उसका फैसला कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या कर रहा है कि अब हम यहां से कंफ्यूज होके यस को हम क्या कर देंगे, हम इसको एडवर्ब लगा देंगे कि मीन के काम की क्वालिटी को जो बताएगा उसको हम एडवर्ब कहते हैं ना। लेकिन ये जो आपके पास यस है ना, बेसिकली यस यहां पे एज ए इंटरजेक्शन यूज हुआ है। स्टार्ट पे आके आपके पास देखिए एक लफ्ज ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंटली, जो आपके पास एक पूरा सेंटेंस होता है वो आप, और उसके साथ बीच आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो या यहाँ पे आपके पास उसका हो जनाब कोमा लगा हो, तो वो आप अपने आप में मुकम्मल एक सेंटेंस होता है और उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं, तो यहां पे आपके पास ये यस है, यस यहां पे आपके पास बतौर इंटरजेक्शन यूज हुआ है। अब इंटरजेक्शन की निशानी क्या होती है, ऐसा लफ्ज जो आप बोलें और उसको उस बोलने के बाद आपको कोई और बात बोलने की जरूरत ना पड़े और आपका आंसर मुकम्मल हो जाए, आपकी बात भी मुकम्मल हो जाए, ठीक है। आप देखें ना, फॉर एग्जांपल वो आपसे एक बंदा पूछता है क्या आप आ रहे हैं, ठीक है जी, आर यू कमिंग, ठीक है। तो आप अगर लिखते हो ना यस, इसका मतलब क्या जी, आपकी बात उस तक मुकम्मल पहुंच गई है, ठीक है जी। यस आई एम कमिंग ना भी बोलें तो यस भी बोल दें तो आपके पास उसकी बात पहुंच गई है। तो जो इंटरजेक्शन के वाले से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इट सेल्फ इंडिपेंडेंटली मुकम्मल सेंटेंस होता है, तो जो इंटरजेक्शन होता है वो आपके पास होता है जी, ठीक है जी। तो ये आपके पास यस जो है यहाँ पे इंटरजेक्शन है। हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो तो फिर आप इसको किसी हद तक एडवर्ब लगा सकते हैं। लिखा हो ना एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है और यहाँ पे लिखते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर आप एडवर्ब इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन मौजूद हो तो फिर आपने नन ऑफ दीज का ही या इंटरजेक्शन को ही चूज करना है। अगला क्वेश्चन है जी, इडियम टू टेक अ रेन चेक मीन। रेन चेक का मतलब होता है जी पोस्टपोन अ प्लान,
ठीक है जी, आपने क्या करना है जी, प्लान को पोस्टपोन कर दिया। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रेन जो है ना, रेन जब भी बारिश आती है ना, तो मैच भी हो, कोई काम भी हो, मीटिंग भी हो, जलसा भी हो, वो पोस्टपोन ही होता है। ठीक है जी, तो इसको मैंने तो ऐसे याद किया हुआ, निशानी रखी हुई है। ठीक है, तो रेन का मतलब क्या होता है जी, पोस्टपोन ही होता है जी। अगला जी, इन द सेंटेंस समवन हु स्पीक्स द ट्रूथ, द फ्रेज हु स्पीक्स द ट्रूथ इज। अब देखें, अब आगे जी फ्रेज की बात आ गई। अब फ्रेज वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, जो फ्रेज होता है ना जी, फ्रेज होता है, फ्रेज आपके पास ऐसा अल्फाज का मजमुआ होता है जी। ठीक है जी, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसमें आपके पास क्या थी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। जैसे लिखा हो ना, ये लिखा हो जी, फॉर एग्जांपल आई एम कमिंग, फॉर एग्जांपल मैं आ रहा हूं। अब आई मेरे पास नाउन आ गया, और कम क्या होता है जी, आपके पास वर्ब आ गया। नाउन भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। जब नाउन और वर्ब दोनों चीजें मौजूद हो जाती हैं, ये आपके पास सेंटेंस बन जाता है, ये क्लास बन जाता है, क्लास बन जाता है, और इंडिपेंडेंट क्लास को ही फिर हम आगे जाके सेंटेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो फ्रेज होता है, हमने इसकी बात स्टार्ट की थी, ये पहला लेक्चर है हमारा इंग्लिश का जो मैंने आपको शेयर किया है, वो पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी, और उसका लेक्चर भी आपको सुनेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। इसको हमने स्टार्ट किया था, आपने लेटर से, लेटर आपके पास जो इंग्लिश के जो ना ABC अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर हमने अल्फ़ाबेट से फिर हमने लिखा था रबिश मीन के इनको आपस में मिलाएं तो कोई ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसका कोई माना ना हो, रबिश होता है। फिर हमने कहा था कि इन्हीं जो ना लेटर्स को ही मिलाकर कोई ऐसा लफ्ज़, दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को मिलाकर लिखें और कोई मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, उसको हम वर्ड कहते हैं, उसको हम वर्ड कहते हैं। फिर ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को मिलाकर, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर कोई लाइन लिखें, और उसका कोई भी आपके पास क्या बने, कोई मानी ना बने, मीन्स के उसमें नाउन और वर्ब दोनों चीजें इकट्ठी ना आए, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। अगर नाउन और वर्ब दोनों चीजें आ जाए तो वो हमारे पास क्लॉज बन जाता है। फिर क्लास क्या, कि दो टाइप्स होती हैं आपके पास, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसको जो बात बिल्कुल मुकम्मल होती है, नाउन और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं और बात भी मुकम्मल हो चुकी है, तो उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लास को हम सेंटेंस भी कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसमें नाउन और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बात होती है मुकम्मल नहीं होती, सेंटेंस आपका मुकम्मल नहीं होता, तो फिर उसको अनकम्प्लीट सेंटेंस या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी, यहाँ पे अब बात चली थी हमारे पास फ्रेज की। अब फ्रेज हमारे पास क्या है जी, फ्रेज ऐसी लाइन होती है जिसमें आपके पास नाउन और वर्ब दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपके पास वर्ब आपके पास जो है ना जी मिसिंग है, सिर्फ नाउन आपके पास है, तो समझ लें कि उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर आपके पास जो है जी नाउन है, ठीक है जी, नाउन, और नाउन की साथ क्या जी, नाउन की सिफ्त दी हुई है, नाउन की आपने मॉडिफिकेशन दी हुई है, नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी बयान की गई हुई है, और उसके साथ वर्ब मौजूद नहीं है, तो फिर आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। मीन कि ऐसा फ्रेज जिसमें एडजेक्टिव मौजूद होता है वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। ऐसा फ्रेज जिसमें एडवर्ब मौजूद होता है उसको एडवर्बल फ्रेज कहते हैं जी। ऐसा फ्रेज जिसमें नाउन होता है उसको नाउन फ्रेज क्या कहते हैं। ठीक है, तो मीन्स के अब आपके पास नाउन और वर्ब दोनों की ही दो ही समझ के स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर हैं। नाउन के मॉडिफिकेशन होती है जो आपके पास, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और वर्ब की जो आपके पास मॉडिफिकेशन उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, एक चीज गायब होगी फ्रेज में, तो उस फ्रेज में एक चीज जो गायब होगी तो फिर आपने यहां से चीज देखनी है कि इसमें एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, नाउन है नाउन फ्रेज बन जाएगा। वर्ब वाला है, मीन के नाउन अगर गायब है तो वर्ब में देखेंगे, तो अगर एडवर्ब है, वर्ब की तारीफ की गई है, तो फिर आपके पास वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब देखें जी, हु स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसमें देखें, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें नाउन और वर्ब मौजूद है कि नहीं। अब देखें, वर्ब तो मेरे पास नजर आ रहा है, स्पीक बोलना मेरे पास वर्ब नजर आ रहा है। कौन बोल रहा है यहाँ पे हमें नहीं पता। हु स्पीक्स ट्रूथ, हमें यहाँ पे किसी बंदे का नहीं बताया गया कि कौन, मैंने कहा असलम स्पीक्स ट्रूथ, आई स्पीक्स ट्रूथ, शी स्पीक्स ट्रूथ, ऐसे लिखा होता है, फिर हमें पता चलता है किसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हमें वो बंदा नजर नहीं आ रहा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है जी, कौन सच बोलता है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास नाउन जो है वो मेरे पास क्या है जी, नाउन गायब है, यहाँ पे मेरे पास वर्ब मौजूद है। ठीक है, अब ये तो समझ मेरा आगे, तो मेरे पास ये वर्ब वाला फ्रेज है। ठीक है, अब वर्ब से आगे देख रहे हैं क्या वर्ब की तारीफ की गई है, तो स्पीक वो बोलता है, क्या बोलता है, सच बोलता है, तो ये बोलने की तारीफ है।
बोलने की क्वालिटी है कि वो अच्छा बोलता है, वो जनाब प्यारा बोलता है, सच बोलता है, मीठा बोलता है, ये सारा बोलने की तारीफ है। तो अब इसका मतलब है ये आपके पास ये बोलने की तारीफ हो रही है, ये आपके पास एडजेक्टिव इसमें मौजूद है, तो एडजेक्टिव फ्रेज ये बन गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जी, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, नाउन फ्रेज नहीं होगा, वर्ब फ्रेज भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। इस तरीके से आपने फ्रेज की सारी टाइप्स अगर आपने याद की होंगी तो इंशाल्लाह आपका फ्रेज वाला सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, वो आप लेक्चर सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जी, दे सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब इसमें कहता है जी ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इसको कहता है जी आप क्या करें जी, इनडायरेक्ट में चेंज करें, इनडायरेक्ट में चेंज करें। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये मैंने सारा टेबल आपका ऐड कर दिया था, आज मैंने ये टेबल भी ऐड कर दिया था। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको आपका जो लेक्चर उसमें भी बड़ी डिटेल से समझाए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपने देखना होता है कि अब देखें जब भी आपका क्वेश्चन आएगा ना, आपने इसके ऑप्शन पहले नहीं देखने। अगर आप पहले ऑप्शन देख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन समझ लें कि आपका 70 to 80% चांसेस होंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शंस आपने पहले देखने ही हरगिज नहीं देखने, ठीक है जी। आप समझ लें कि आपके ऊपर फर्ज है कि आपने ऑप्शन इसके देखने ही नहीं है। पहले आपने अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने कंसेप्ट के मुताबिक, अपने जो सेंटेंस है उसको आपने इंटरेक्ट करके देखना है। जो आपका इंटरेक्ट बनेगा फिर वो अपने ऑप्शन में से ढूंढ रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट आपका ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसने बड़े स्लाइड से इसके अंदर आपके पास के रखे होते हैं, उसमें डिफरेंस रखे होते हैं, बड़े करीब करीब लगाए होते हैं, तो आपका ये नेगेटिव मार्किंग है बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको। आप सबसे पहले देखें, ये जो मेरे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें मेरे पास ये रिपोर्टिंग पार्ट होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। दो आपको पता है ये हिस्से होते हैं, एक पहला हिस्सा होता है कोमे से पहले वाला और कोमे के बाद वाला हिस्सा होता है। अब कोमे के से पहले वाले हिस्से के मैंने 2-3 रूल हमने पढ़े हुए हैं, वो कौन से होते हैं जी, हमने देखना होता है जो कोमे से पहला हिस्सा है ना, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, मीन के से है कि सेड है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। अगर तो मेरे पास ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि अगला हिस्सा मैंने किसी किस्म का चेंज नहीं करा, उसका टेंस में चेंज नहीं करूंगा। अगर यहाँ पे मेरे पास सेड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो फिर मैं अगले की जो है ना जी वो उसका टेंस चेंज करूंगा। टेंस चेंज कैसे करूंगा वो भी मैंने ये टेबल बनाया, वो भी आपको वो बता देता हूँ, बिल्कुल आसान है वो भी। ठीक है, पहली बात ये मैंने कंफर्म करना है कि पीछे सेड है कि मैं टेंस चेंज करूंगा, अगर से है तो चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरी निशानी ये देखनी होती है, जो मेरे पास ये रिपोर्टिंग पार्ट है, इसमें मेरे पास जो है सेड के बाद जो है ना ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। दे सेड टू मी, दे सेड टू हर, दे सेड टू मदर, दे सेड टू फादर, मीन के सेड के बाद टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं। अगर तो यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो मैं सेड को टोल्ड में चेंज करूंगा, से को टेल में चेंज करूंगा। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो सेड का सेड ही रहेगा। तो ये मेरे पास रिपोर्टिंग पार्ट की मेरे पास नॉलेज आ गई। यही मैंने 2 निशानियां रखनी होती हैं रिपोर्टिंग पार्ट में। ठीक है जी, अब आगे मेरे पास आएगा रिपोर्टेड स्पीच, अगला हिस्सा। ये जो अगला हिस्सा होता है ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है पिछले हिस्से के ऊपर। अगर तो पिछले हिस्से में सेकंड फॉर्म आ जाए, इसका मतलब है इसका मैं टेंस चेंज करूंगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस ये है कि अगर यहां पे आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो फिर चाहे पीछे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, जो मर्जी हो, इसका टेंस हरगिज चेंज हम नहीं करेंगे। ठीक है, और ये कोमा काट के हमने डैट लगाना होता है। तो ये टोटल आपके पास जो है ना जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके यही होते हैं। ठीक हो गया। अगर मेरे पास यहां पे यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई और सेंटेंस लिखा हो और पीछे मेरे पास सेड आ जाए, सेकंड फॉर्म आ जाए, फिर मैं इसका टेंस चेंज करूंगा। वो कैसे चेंज करूंगा वो अगले क्वेश्चन में जाके करते हैं, वो साथ में टेबल भी आपको समझा दूंगा। अब यहां पे मैंने कुल मिला के फैसला मेरा ये हुआ कि जनाब ये मेरे पास दे सेड है, आगे इसके ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसका मतलब मेरा दे सेड का दे सेड ही रहेगा, दे टोल्ड मैं नहीं लगाऊंगा। फिर मैं कोमा काट के मैं डैट लगाऊंगा। ठीक है, आगे मेरे पास क्या जी, आगे मेरे पास यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, इसको मैंने चेंज नहीं करना है, एज इट इज आएगा। इसका मतलब है टोटल जो मेरे सिर्फ चेंजिंग हुई है वो यही है कि मैंने यहाँ पे कोमा काट के सिर्फ डैट लगाया है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस मेरा वही रहना है। अब इसी सेंटेंस को मैं अपने ऑप्शन में से ढूंढता हूं, अगर मुझे मिल जाता है तो इट मीन्स कि मेरा ऑप्शन मुझे मिल गया। अगर ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं मिलता फिर इसका मतलब है कि जनाब मेरी समझ में कोई गलती आ रही है, मैं थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करके दोबारा ये क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मैं देखता हूं जनाब
दे सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, तो पहला ऑप्शन मेरे पास आ गया। दे सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्ड, नहीं भाई हमने चेंज नहीं करना टेंस, ये गलत है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें भी हेल्प्ड आ गया, नन ऑफ दीज भी, ये भी गलत आ गया। इसका मतलब ये मेरे पास पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट आ गया। तो मैंने क्या कर लिया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म की तरह, मैथ के क्वेश्चन की तरह इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है जी, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हुर्रा आ गया। जब हुर्रा आ जाता है ना आपके पास, तो ये आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आ जाते हैं। इसमें आपके पास क्या जाते हैं, इसमें जज्बात वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब जज्बात वाले क्वेश्चन को आपने क्या करना होता है, आपको पता है कि हमने ये जो आपके पास सेड है, सेड को हमने टोल्ड में नहीं चेंज करना, उसको हमने एक्सक्लेम्ड में चेंज करना होता है जी, एक्सक्लेम्ड में। अब एक्सक्लेम्ड में या तो वो एक्सक्लेम करेगा जी, वो खुशी के साथ करेगा, या जनाब सारो यानी गम के साथ करेगा, या वो जनाब वंडर के साथ, हैरानगी के साथ एक्सक्लेम करेगा। ठीक है जी, जज्बात में आके। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये तो मेरी समझ आ गई, हुर्रा जब लिखा हुआ है तो हुर्रा का मतलब खुशी है, तो हम मैंने क्या करना है, ही सेड को मैं चेंज करूंगा, ही एक्सक्लेम्ड विद, मेरे पास क्या आ जाएगा जी, विद जॉय आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक हो गया। उसके बाद वी वन द मैच। अब जो आप मेरे पास क्या आ गया, पीछे सेड लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है आगे मुझे टेंस इसका चेंज करना है, टेंस मुझे चेंज करना है अब। ठीक है, अब टेंस मैंने कैसे चेंज करना होता है, टेंस चेंज करने के ये मेरे पास लिखे हुए हैं। डू डज को मैंने डिड में चेंज करना होता है, इज एम आर को मैंने वाज वार में चेंज करना होता है जी, हैज हैव को मैंने हैड में चेंज करना होता है जी, हैज बीन हैव बीन को मैंने हैड बीन में चेंज करना होता है जी, वाज वार को मैंने हैड बीन में चेंज करना होता है, वाज वार को हैड बीन में चेंज करना होता है जी, हैड को मैंने नो चेंज, हैड बीन को नो चेंज, फ्यूचर को आपने विल को वुड में चेंज कर देना, विल को वुड में चेंज कर देना। जस्ट ये अब मेरे पास है, सारी की सारी चेंजिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। डू डज को डिड में, ठीक है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। मीन्स के जो आपके पास टेंस है प्रेजेंट का, उसी ही टेंस को पास्ट में ले जाएं, इंडेफिनिट को इंडेफिनिट में ले जाओ, कंटिन्यूस को कंटिन्यूस में ले जाओ, परफेक्ट को परफेक्ट में ले जाएं। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। और जो आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में ही लेके जाना है, सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है, सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है। ठीक है जी, और अगर ये पास्ट आ जाए, इसमें पास्ट आ जाए, ठीक है, तो पास्ट को क्या करोगे, एक स्टेप आगे, मीन के पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, मीन के पास्ट इंडेफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस को छोड़ के आप परफेक्ट में ले जाओगे, और कंटिन्यूस को परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाओगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपके पास स्ट्रेटेजी है कि अगर पीछे आपके पास प्रेजेंट आ जाए, पहले आप रिपोर्टेड में प्रेजेंट आ जाए, प्रेजेंट को अपने सेम टेंस में आगे पास्ट में ले जाना है। अगर आपके पास पास्ट आ जाए तो फिर पास्ट में आपने क्या करना है, पास्ट में इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ले जाओगे, और आईएनजी वाले पास्ट को आईएनजी वाले अगले पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूस वाले आईएनजी वाले में ले जाओगे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं मेरे पास वी हैव वन द मैच, हैव को मैंने जस्ट हैड में चेंज करना होता है, ये मेरे पास लिखा हुआ है कि मैंने क्या करना जी, हैज या हैव को मैंने हैड में चेंज करना है। तो इट मीन्स कि कुल मिला के मेरे पास जो सेंटेंस बना है वो मेरे पास सेंटेंस बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब वी को हमने किस में चेंज करना है जी, आपके पास क्या करना है जी, आपने जो है ना जी उसको सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है, वही को हम करेंगे, दे करेंगे, ये आपके पास थर्ड पर्सन है। ठीक है, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। अब मैं अपना ऑप्शन जो है ना वो देख लूंगा, ही एक्सक्लेम्ड इन द जॉय गलत है, विद जॉय हमने करना है जी, ही एक्सक्लेम्ड इन द जॉय हमने गलत है, हमने विद जॉय करना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, दे हैव मेरे पास गलत आ गया, विन अब मेरे पास गलत आ गया, ये निशानियां मीन्स के आपने तुक्का नहीं लगाना, आपने एग्जैक्ट उसमें गलतियां देखनी है। हैव को हैड में चेंज करना था, ये ए वाले ऑप्शन में, ये गलत है मेरा। ये विन हम वन हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म तो लग ही नहीं सकती, ये भी मेरे पास गलत है। ये मेरे पास ऑप्शन ठीक होगा जो मैंने बनाया था वो भी, और साथ मेरी लॉजिक के साथ भी ये मेरा फिट आ रहा है, इसलिए मैं ये वाला चूज करूंगा। चेंज जनरेशन, शी सेज शी वाज प्लेइंग। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात हम करेंगे शी सेज, ये मेरे पास पहले पार्ट में मेरे पास फर्स्ट फॉर्म आ गई है। जब फर्स्ट फॉर्म आ गई है इसका मतलब है यहां पे मैं चेंज टेंस चेंज नहीं करूंगा, टेंस चेंज नहीं करूंगा। उसके बाद शी सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं आया तो मैं शी सेज का शी सेज ही रखूंगा, शी सेज को टेल्स में चेंज नहीं करूंगा।
ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेट के साथ भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक्सक्लेम में चेंज कर दिया। तो ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस में आपने चेंज करना होता है। सिंपल सेंटेंस की बात हो रही है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो फिर आप सेज को सेज ही रहने देते हैं, सेट को सेट ही रहने देते हैं, टेल्स या टोल्ड में चेंज नहीं करते। शी सेज का शी सेज ही रहना है। आगे मेरे पास पीछे मेरे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब आगे मैंने टेंस भी चेंज नहीं करना। तो फिर इसका मतलब है कुल मिला के क्या आ जाएगा, सिर्फ मैं यहां पे डैट लगाऊंगा। शी सेज डैट शी वाज प्लेइंग। अब मैं वाज को वाज ही रखूंगा, वाज को वाज ही रखूंगा, मैं उसको जो हैडबिन में नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर तो मेरे पास पीछे सेट होता है ना, ठीक है, तो ये मेरे पास पास्ट कंटिन्यूस था, तो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में इसको ले जाना था। ठीक है, लेकिन आप चूंकि मेरे पास सेज है इसलिए इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसमें देखें, शी सेज दैट शी हैड बीन प्लेइंग गलत है कि भाई पीछे सेज है, हम इसको हैड बीन में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, शी सेज दैट शी इज प्लेइंग, भाई नहीं है, मेरे पास वाज था, वाज को इसमें चेंज नहीं करूंगा क्योंकि पीछे मेरे पास सिंपल सेंटेंस है। शी सेज दैट शी वाज प्लेइंग, तो सिंपल आपने सारा कुछ काट के टाके जस्ट दैट लगाया और आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जी कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू डायरेक्ट स्पेल डोंट स्लीप। अब डोंट स्लीप ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के, ये आपके पास होता है हुक्म वाले, मीन के यहाँ पे आप कंपैरेटिव सेंटेंस हैं, इसमें आपके पास जो है जी, इसमें आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो गायब होता है, गायब होता है। ठीक है, तो फिर इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें हुक्म दिया गया है कि आपने सोना नहीं है। ठीक है, यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू स्लीप, आपको हिदायत दी जाती है कि आपने सोना नहीं है। ठीक है, यू आर टोल्ड नहीं है, यू आर आस्क्ड नहीं है, भाई ये इसमें हुक्म दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा, उसको पूछा नहीं जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया इन द सेंटेंस आई आस्क्ड बाय माय सिबलिंग्स इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, द क्लास इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप इज, ये क्या आपके पास है जी, इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, इसमें कहता है जी ये जो आपके पास है ये क्या है, इफ दे वांटेड टू गो, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज है। अब इसमें देख लें, ये जो आपके पास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वो क्वेश्चन, अब ये सिंपल जो है ना इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस डेफिनेशन से क्वेश्चन, ये मैंने आपको टॉपिक में बड़ी डिटेल से बताया था जब इसको पढ़ाया था, आप इसको देखेंगे फाइल में, तो स्टार्ट इसी बात से हमने स्टार्ट लिया था, आपने जो लेक्चर का स्टार्ट हमने इसी बात से लिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आपने निशानी कैसे रखनी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की निशानी आपने कैसे रखनी होती है। डायरेक्ट होती है आमने सामने बात करना, आमने सामने बात करना। ठीक है, और जो आपके पास इनडायरेक्ट होता है जो आपने पास आमने सामने नहीं होता, बल्कि जिस बंदे के बारे में बात की जा रही है वो वहां पे गायब होता है, वह वहां पे गायब होता है। आप देखें, मैं कहता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूं मेरे सामने ही खड़ा है, वो मेरे सामने ही खड़ा है, हम उसको क्या करेंगे कि क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, यू मैं यूज करूंगा ना, यू यूज करूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तुम यूज करूंगा। लेकिन अगर ये बंदा मेरे पास गायब है, ये मेरे पास मौजूद नहीं है, इस बंदे के बारे में बात मैं किसी और बंदे से कर रहा हूं, किसी और बंदे से बात कर रहा हूं, तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि मैंने उससे पूछा कि क्या वो जाएगा, क्या वो जाएगा, मीन्स के इस बंदे के सामने मैं तुम नहीं कहूंगा, अगर तुम कहूंगा तो फिर ये इसके बारे में बात हो जाएगी, मैं तो बार इसके बारे में बात कर रहा हूं जो यहां पे गायब है, मौजूद नहीं है, तो फिर मैं यहां पे क्या वो जाएगा, क्या वो जाएगा, तुम नहीं आएगा। ठीक है, तो जो बंदा डायरेक्ट जिससे बात कर रही होती है वो तुम के साथ हम या यू के साथ यूज करते हैं, हमने जो है ना थर्ड पर्सन दे या ही शी इट यूज नहीं करते। तो इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, दे ही शी इट वगैरह यूज करते हैं। और दूसरी निशानी ये भी होती है जो इनडायरेक्ट होती है वो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। क्यों, देखें इसको आप ऐसे याद कर लें, जैसे नरेशन होती है ना, नरेशन जो हदीस की रवायत होती है, जो रवायत जो हजूर पाक सल्लम की हदीस होती है, अब हजूर पाक सल्लम की जो बात हमारे तक पहुंचती है वो हजूर पाक से के जुबानी से नहीं हमारे साथ पहुंच रही, हजूर पाक सल्लम के सामने तो हम खड़े नहीं है ना जी, आप सल्लम की तो विसाल मुबारक हो चुका। ठीक है, अब उनकी जो बात हमारे पास पहुंचती है वो किसी और की जुबान से पहुंचती है, किसी और की राइटिंग से पहुंचती है, तो वो हमेशा आपको इन्वर्टेड कामाज में बंद मिलेगी। जो हदीस के अल्फाज होते हैं वो इन्वर्टेड कामाज में बंद होते हैं, उसमें हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है जो किसी और के वॉइस से मिलती है, उसके दो निशानियां होती हैं, एक तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में यूज होता है और दूसरा उसके अंदर आपके पास आपको वो चीज़ जो है ना वो इन्वर्टेड कामाज में नजर आएगी। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है नहीं है। ठीक है, इफ दे वांटेड टू गो,
इफ यू वांटेड टू गो होता ना कि क्या तुम जाना चाहते हो, इसका मतलब मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। क्या वो जाना चाहते हैं, इसका मतलब है मैं उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, मैं किसी और को उनके बारे में बता रहा हूं। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच आपके पास होगी। अगला क्वेश्चन आपके पास हो गया था, ईडियम टू बी रोलिंग इन द मनी मीन्स, मीन के जो आपके पास जो ना जी रोलिंग इन द मनी, आपके पास जो ना जी वो समझ लें कि पैसे के अंदर खेलना, ठीक है। तो ये अमीर लोग ही होते हैं ना जी, पैसों में खेलना, ठीक है। रोलिंग का मतलब खेलना, इन द मनी पैसों में जनाब खेलना, वो अमीर लोग होते हैं। टू गिव अ फॉल्स कलरिंग मीन्स, अब फॉल्स कलरिंग का मतलब क्या होता है जी, गलत रंग देना, गलत रंग देना। तो किसी चीज को जो गलत रंग देना होता है उसका मतलब होता है आपने मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका जनाब ये आंसर ठीक हो जाएगा। टू बी टू सबमिट अ फॉल्स रिपोर्ट, ये नहीं होगा इसमें सबमिशन नहीं आ रही, जस्ट गलत रंग देने की बात हो रही है। टू कंसील द फैक्ट मीन कि इसमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग की बात नहीं हो रही, आपने क्या करा है मिस रिप्रेजेंट। कलर का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना, पेश करना, ठीक है जी। तो ये आपके पास मिस रिप्रेजेंट का ईडीएम आ जाता है। रेड लेटर डे, अब ये रेड लेटर होता है ना जी, यहां पे जो कंफ्यूज वो क्यों कैसे करता है, रेड से कंफ्यूज करता है। वो रेड का मतलब हम आमतौर पर समझते हैं कि कोई खतरनाक चीज है, कोई खतरनाक चीज है, ठीक है। तो हम डेंजरस डे पे लगा देते हैं। रेड का मतलब होता है आपके पास इंपॉर्टेंट, हॉटलाइन या रेड लाइन या रेड लेटर जो होते हैं ना जी, वो जो चीज रेड में लिखी जाती है वो समझने कि वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज को रेड में लिखा जाता है, ठीक है जी, टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी, इसको आपने टॉप प्रायोरिटी देनी होती है। तो रेड लेटर डे का मतलब इंपॉर्टेंट डे होता है, ना कि डेंजरस डे। इसको इंटरेक्ट में करें जी, व्हाट ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये भी आपके पास क्या है जी, ये भी आपके पास है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन का क्या मतलब है, ये वो क्या कर रहा है अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, जज्बात का इजहार कर रहे हैं ना। तो ये भी आपके पास क्या आएगा जी, इंपैरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लेम्ड आएगा, एक्सक्लेम्ड। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन का क्या मतलब है, ये खुशी से बता रहा है, गमी से बता रहा है, या हैरानगी से बता रहा है। तो ये हैरानगी इसमें आ रही है, ठीक है जी। आपके पास क्या जी, इसमें हैरानगी आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ही सेड, और उसके बाद आपके पास क्या जी, सेड आया पीछे, सेड। तो सेड आया तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, इसका टेंस आपने क्या करना है जी, चेंज करना है इसका अपने टेंस क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। ही सेड को हम करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन को हमने चेंज करना था, इट इज अ ब्यूटीफुल सीन या इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। तो हम चूंकि मेरे पास पीछे सेड आया हुआ था, हम इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन में इसको चेंज करेंगे। अगर सेज होता तो फिर हम इट इज अ ब्यूटीफुल सीन में रख लेते, इसको प्रेजेंट में ही रहने देते, ठीक है जी। तो मेरे पास आ गया जी ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ये गलत है, हमने सेड को एक्सटेंड में चेंज करना है। ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ये पास गलत है, ठीक है जी। एक्सक्लेम्ड आपने क्या किया जी, एक्सक्लेम्ड तो उसने किया है, लेकिन आपके पास इट वाज को एंड पे ले गया। हमने सेंटेंस की जो है ना उसके स्ट्रक्चर, उसकी डायरेक्शन, उसकी जो तरतीब वो भी सीधी रखनी होती है। ही वंडर्ड नहीं है जी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक होगा जी। ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जी व्हाट इज एक्टिवाइज ऑफ द सेंटेंस, लेट द डोर बी शट। अब ये जो आपके पास होते हैं ना जी इंपैरेटिव सेंटेंस में, जब जिसमें आप किसी को हुक्म दे रहे होते हैं, उसका जब आपने उसका पैसिवाइज बनाना होता है, हम लेट और बी को यूज करते हैं, लेट और बी को यूज करते हैं। जब उसके पैसिवाइज को हमने वापस एक्टिवाइज में करना होता है तो हम लेट और बी को काट देते हैं। शट द डोर, द डोर शट है, इसकी तरतीब सीधी करें, शट द डोर जस्ट, ठीक है जी। तो आपके पास लेट और बी हम लगाते हैं पैसिवाइज बनाने के लिए, लेट और बी को काटते हैं तो ये आपके पास एक्टिवाइज बन जाता है। अगला जी, ही स्टिल लिव्स हेयर, स्टिल इसमें क्या है जी, अब फिर वो आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास ग्रामर का आ गया जी, उसमें आपसे आपकी अब इसको सेंटेंस ब्रेक आपको करना पड़ेगा। ही स्टिल लिव्स हेयर, अब इसमें देखें आपके पास नाम कौन कौन से यूज हुए हैं, ही, वो, ये नाम आ गया। काम यहां पे क्या है जी, लिव्स, रहना, ठीक है जी, वो रहता है, काम यहां पे आ गया, ठीक है जी। अब हेयर यहां पे क्या है जी, हेयर आपके पास क्या है जी, हेयर ऑब्जेक्ट है, हेयर आपके पास ऑब्जेक्ट है, हेयर आपके पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब स्टिल आपके पास क्या है जी, अभी तक, अभी तक। अब ये स्टिल का किसके साथ ताल्लुक है, इसके साथ है कि इसके साथ है, लिव्स के साथ है ना, अभी तक रह रहा है, वो अभी तक रह रहा है, वो अभी तक रह रही है, वो अभी तक रह रहे हैं। मीन्स के यहां पे ही आए, शी आए, दे आए, स्टिल का ताल्लुक लिव्स के साथ ही है,
इसके साथ ये ही शी को चेंज करने से स्टिल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्टिल यहां पे आपके पास क्या है जी, ये लिव्स के साथ है, रह रहा है, अभी तक रह रहा है, तो ये लिव्स की वो क्वालिटी को उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है जी, अभी तक रह रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एडवर्ब आ गया। उसके बाद जी कंजंक्शन क्या होता है, जो दो फिक्रों को आपस में मिलाता है, ये मिला तो नहीं रहा। एडजेक्टिव क्या होता है, जो आपके पास नाउन को मॉडिफाई करता है, तो ये आपके पास वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्टिल। इडियम वंस इन ब्लू मून मीन्स, अब ब्लू मून का मतलब क्या होता है जी, वंस इन अ ब्लू मून रेयर केसेस में होता है, ये भी आपके पास इडियम, इसको आपने याद करना है। ब्लू मून ये कभी कभार, ब्लू नाइट्स, ब्लू मून ये कभी कभार आता है, ठीक है, रेयर ओकेजन्स। ही इज फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। अब जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना जी आपके पास, जो आपके पास होता है जी, जो तंजो मजाक वाला, ठीक है, तो इसमें ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स के ऐसा आपके पास तंजो मजाक जिसमें बिल्कुल आप सीरियस मूड में लतीफा कह रहे होते हैं। खुद बंदा, ऐसे लोग होते हैं ना जो खुद नहीं हंस रहे होते, अगले बंदे उसकी बात सुनते उनके लोटपोट हो रहे हैं, हंस हो रहे होते हैं, लेकिन वो खुद वो बड़ी सीरियस से मुंह बना रहता है, अपने उसकी हंसी के ऊपर उसका फुल कंट्रोल होता है। तो ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर आपके पास ये यूज होता है ऐसे बंदे के लिए। वेट सेंस ऑफ ह्यूमर कोई नहीं होता, हार्ड सेंस ऑफ ह्यूमर कोई नहीं होता, ठीक है। तो ड्राई आपके पास सिर्फ एक लफ्ज यूज होता है जी इसके लिए। शी एडमिटेड हर मिस्टेक। अब एडमिटेड के बाद किसी किस्म का आपने क्या करना होता है जी, वो नहीं लगानी होती कोई और चीज, सीधे एडमिटेड के बाद कोई आपने प्रपोजिशन भी नहीं लगानी थी, सीधी एडमिटेड हर मिस्टेक, तो आपके पास नन ऑफ दीज आएगा। मी, टू, मी, फॉर मी, इसमें से कुछ भी नहीं आना। इट हैज बीन रेनिंग डैश एन आर, एन आर आ गया ना, एन आवर आपको पता है जब गिनती यूज हो जाती है किसी भी चीज में, जब गिनती इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको हम फार लगाते हैं। सिंस और फार वाला ये आपके पास कंसेप्ट है। सिंस में क्या होता है जी, आपके पास होता है जी जिसमें गिनती वगैरह नहीं आती, टाइम के साथ गिनती नहीं आती, ठीक है जी। सिंस जून, सिंस 1998, ठीक है, सिंस जनाब ऑल टाइम्स, उसमें गिनती नहीं यूज होती, वो उसमें सिंस लगाते हैं। जिसमें गिनती आ जाए ना, एन आर, 2 डेज, 4 आवर्स, उसमें हम फार लगाते हैं। आगे जी, ही इज ग्रीडी फॉर मनी, ये ग्रीडी के साथ आपके पास ये आपकी होती है जी जो है जी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का टॉपिक आपको पढ़ाया था। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कुछ आपके पास जो है ना जी वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती हैं, तो ग्रीड के साथ हमेशा आपने फॉर ही लगाना होता है, ठीक है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। और ये इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, इंटरेस्टेड के साथ भी आपने इन ही लगाना होता है जी। इंटरेस्टेड के साथ इन, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। द कॉलेज ओपन्स डैश 3 जून, ये आपके पास मैंने प्रेपोजिशन आपको पढ़ाई थी टाइम्स, डेट्स एंड टाइम्स की, डेट्स एंड टाइम्स की। ये मैंने आपको बताया था क्लॉक और कैलेंडर से, क्लॉक और आपके पास कैलेंडर के साथ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लॉक से मिलती है ना, टाइम मिलता है क्लॉक से, एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, एट 8:30 o'clock, जो टाइम होता है उसके साथ हम एट लगाते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन कैलेंडर से मिलती है ना, उसके साथ हम ऑन और इन लगाते हैं। अब ऑन कहाँ पे लगाते हैं, डेज एंड डेट्स के साथ हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है, इसके अलावा जो भी नेम होता है उसके साथ हम क्या करते हैं जी, तारीख के साथ जो है ना आपके पास जो है ना जी जो है उसके साथ हम इन लगा देते हैं। जो फिक्स जो आपके पास जो होती है ना जी, जो टाइम होता है उसके साथ हम इन लगा देते हैं। जो डेज और डेट्स के साथ आप ऑन लगाते हैं, ठीक है जी। जैसे आपके पास है ना, ये डेट लिखी हुई है ना, ये डेट लिखी हुई है आपके पास है 3 जून, 23 जून, ये डेट है, ये डेट है, ठीक है। अगर 23 ना होता, सिर्फ जून होता, तो ये आपके पास मंथ होना था, या लिखा होता 1998, या आपके पास ईयर होना था। ईयर और मंथ के लिए हम इन यूज करते हैं, डेज और डेट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं। ये डेट लिखी हुई है साथ, ऑन लगाएंगे। या लिखा होता मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ईज डे, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑन। जब किसी डे आ जाए फिर भी हम यूज करते हैं ऑन। अगर तारीख आ जाए फिर भी हम ऑन यूज करते हैं। अगर एग्जैक्ट तारीख मौजूद ना हो, जस्ट जून लिखा हो, तो जून आपके पास 3 महीने 30 दिन का है, हमें नहीं पता अब किसकी बात हो रही है, तो पूरे महीने की जब बात हो रही है फिर आप इन लगा देते हैं, उसके अंदर कहीं पे कोई डेट होगी, ठीक है। क्योंकि जो जगह ऑन होता है ना, ऑन आपका फिक्स्ड स्पॉट के लिए होता है, फिक्स्ड स्पॉट, ठीक है जी। अगर एक पूरा वीक की बात हो रही है ना, तो पूरा वीक में हम कहते हैं जी संडे को, मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी भी दिन वो काम हो सकता है, वो फिक्स्ड नहीं है, फिर हम इन लगा देते हैं कि इसके अंदर से सारा से। या कहता था जी 2012 में, अब 2012 में आपके पास 365 दिन है, फिक्स्ड नहीं कोई बात हो रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास
इन लगा दिया। लेकिन अगर आप कह देते हैं जी आपके पास 2 अगस्त 2012, तो इसका मतलब है 2012 के 365 दिनों के अंदर आपने वो दिन मुख्तस कर दिया है, फिक्स कर दिया, फिर हम ऑन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अगर इससे भी मजीद आप इसको फिक्स कर दें तो फिर क्लॉक में चले जाएं तो फिर हम इसको एट लगा देते हैं, मीन कि आपने घंटे और मिनट भी इसमें बता दिए तो फिर आप एट लगा देते हैं। ठीक है जी, हम इन बड़ी है बड़े टाइम फ्रेम पे, उसके अंदर फिर ऑन आता है और उसके अंदर फिर आप एट में आ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 23 जून चूंकि आपके पास यहाँ पे डेट भी दी हुई है तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे, एट भी नहीं लगाएंगे। द को इज द यूजफुल एनिमल, ये मैंने आर्टिकल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल आपके पास होता है जी द, और इनडेफिनेट आर्टिकल आपके होते हैं ए और एन। ठीक है जी, तो किसी भी आपने किसी स्पीशीज की फैमिली की बात करनी है तो फिर हम दा लगाते हैं। द को इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पे किसी एक गाय की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी गाय हैं पूरी गाय की फैमिली की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप द को लगा देते हैं। द, ये डेफिनेट बात है जी। ठीक है जी, ईडियम बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू मीन्स, ठीक है जी, टेक मोर देन वन कैन डील विद। ठीक है, ये तो सीधा सीधा उसका लफ्जी माना ही आ गया, ये भी ईडियम आपको आना चाहिए। द डार्क डैश एट द पर्सन एवरी डे, तो डार्क आपके पास यहाँ पे क्या जी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा होता है। द डॉग बार्क्स आ जाएगा, बार्क नहीं आएगा, और बार्कड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एवरीडे लिखा हुआ है तो एवरीडे का मतलब है रूटीन मैटर है, रूटीन मैटर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो वो आपके पास हम बार्क्स में लेके जाएंगे, उसको बार्कड में नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, द डॉग बार्क्ड एट द पर्सन एवरीडे ना लगा होता तो फिर हम इसको बार्क्ड भी लगा सकते थे, बार्क्स भी लगा देते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूटीन मैटर आ गया है एवरीडे, तो फिर हम इसको बार्क्स में ही लेकर जाएंगे। तो डॉग आपके पास सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब भी सिंगुलर आएगी। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी सेड, अब शी सेड का रहेगा, शी सेड ही रहेगा, टोल्ड में नहीं जाएगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद ये सेड है, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है आगे मैं चेंज करूंगा। अब आई एम गोइंग को हम वाजवार में, इज एम आर को हमने वाजवार में चेंज किया था ना, तो आई यहाँ पे आपके पास क्या है जी, सिंगुलर है तो हम एम को कर देंगे, वाज में कर देंगे, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, और आई जो है, आई को किस में चेंज करूंगा, आई को मैंने चेंज करना होता है जी फर्स्ट में सब्जेक्ट के लिहाज से, यू को हमने चेंज करना होता है जी ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, आई, ही, शी, इट, दे को हमने सब्जेक्ट के वाले से, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू जो होता है उसको हमने करना होता है जी ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने चेंज करना होता है। ये नरेशन का टॉपिक है, उसको मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, देख लीजिएगा लेक्चर दोबारा, मैं शेयर कर रहा हूँ लिस्ट पूरी ग्रुप में और फाइल में भी है। अब आपके पास शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है जी, तो मेरा कुल मिला के यहाँ पे एक डैट लगाया और यहाँ पे शी लगाया और एम की जगह वाज लगाया, डैट शी वाज। अब ये मैं अपने ऑप्शन में ढूंढ लूंगा, शी दैट शी हैड नहीं भाई, मैंने तो वाज लगाया है। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, ये मेरे पास करेक्ट था। शी सेड दैट आई वाज गोइंग, आई नहीं मैंने शी में इसको चेंज कर दिया था। शी सेड दैट शी इज भी नहीं, गलत है, तो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है। ठीक हो गया, ये आपने कर लिया। ही स्टिल लिव्स हेयर, स्टिल एडवर्ब पहले भी क्वेश्चन हो चुका है जी, ब्लू मून पे पहले हो चुका है जी। व्हाट इज द पंक्चुएशन कॉमनली यूज आफ्टर इंटरजेक्शन, किसी इंटरजेक्शन के बाद हम या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं या कोमा लगाते हैं। ठीक है, ये पहले बात हो चुकी। व्हाट इज द करेक्ट आर्टिकल टू यूज बिफोर द वर्ड यूरोपियन, अब जो यूरोपियन है, यूरोपियन यहाँ पे कंफ्यूजन में क्या करता है जी, हमें कंफ्यूज करता है कि ई हमने पढ़ा होता है जी ए ई आई ओ यू, ये जो आपके पास है वोवेल्स, इसके बाद हम पहले हम एन का लफ्ज यूज करते हैं। भाई ए ई आई ओ यू वाला कंसेप्ट गलत है, 100% गलत है। हमने बात करनी होती है कि जो अलिफ की आवाज निकाले, ऐसा लफ्ज जो अलिफ की आवाज निकाले। ठीक है जी, जैसे अब गलत है एक्सरे, तो ये अलिफ से शुरू हो रहा है, एक्सरे, देखे ना, इसको उर्दू में पढ़ के देखें जरा, तो एक्सरे अलिफ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने ऐसा लफ्ज जिसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट हो उससे पहले हम एन लगाते हैं, जिसकी आवाज अलिफ से स्टार्ट ना हो उसके साथ हम ए लगाते हैं। तो जो यूरोपियन है ये स्टार्ट तो ई से हो रहा है, लेकिन इसको उर्दू में लिखा तो ये यूरोपियन ये से आता है, ये से आता है। ठीक है, तो ये इसके साथ हम ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। ठीक है, जो लफ्ज अलिफ से स्टार्ट होगा ना उसके साथ हम लगाएंगे। ठीक है जी, जो अलिफ से स्टार्ट नहीं, जैसे आगे लिखा था ना एम एन ए, तो एम एन ए देखें, एम एन ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो
अलिफ से स्टार्ट है तो एन एम एन ए लगाते हैं, ए एम एन ए नहीं लगाते, हालांकि ये वोल से स्टार्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लगाना होता है। ठीक है जी, आगे आपके पास क्या आ गया जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये हो गया ही स्टिल लिव्स, ये हो गया जी, स्टिल वाला हो गया पहले। व्हाट इज द वॉइस ऑफ सेंटेंस, द माउस वाज चेस्ड बाय द कैट। ठीक है जी, इसका हमने क्या कहते हैं, इसको हमने अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने देखना है कि ये आपके पास पैसिव वाइज है कि एक्टिव वाइज है। चेज सेकंड फॉर्म लगी हुई है, बाय भी साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपके पास पैसिव वाइज है। इसको हमने क्या करना है, एक्टिव वाइज में करना है। एक्टिव वाइज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में दोबारा वापस लेके जाएंगे और थर्ड फॉर्म को हम दोबारा आप फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, बल्कि इसने सिर्फ यही पूछा हुआ है कि आपके पास एक्टिव है कि पैसिव है, तो ये पैसिव वाइज है। थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बाय लगा हुआ है, सिंपल सी बात है। अगर जी ही इज फेमस फॉर हिज डैश, ये ड्राइव पहले बात हो चुकी है। शी एडमिटेड हर मिस्टेक, पहले बात हो चुकी है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, ये भी पहले बात हो चुकी है। ही इज ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन हो गई, पहले बात। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ये भी इंटरेस्टेड के साथ भी इन आता है जी, ये भी पहले हो गई जी। उसके बाद द कॉलेज रीओपन 3 जून, ये भी हो गया जी। ऑन, ये इन एट और ऑन वाली आपको मैंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम बता दी। इट वॉज रेनिंग यस्टरडे सो वी, आप देखें ये जो क्वेश्चन है ना जी, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसको समझ लेते हैं कि ये आपके पास कौन सा जी, ये जो है जी इसको कंडीशनल सेंटेंस में ले जाते हैं, हालांकि ये कंडीशनल नहीं है। कंडीशनल के लिए इफ का इस्तेमाल यूज, आल्दो मीन के कंडीशनल का लफ्ज यूज होना चाहिए। यहाँ पे कोई इफ या आल्दो ऐसा लफ्ज यूज नहीं हुआ, ये सिंपली आपके पास एक सेंटेंस है। ठीक है जी, इसको आपने क्या करना है, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे। अब चूंकि पीछे मेरे पास क्या है जी, आपके पास पास्ट है, आगे भी फिर पास्ट ही आना चाहिए। तो सो वी डिड नॉट वेंट, वो एक दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे हमेशा आपने याद करनी है, जो डिड होता है ना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड के साथ कभी भी किसी सूरत में भी सेकंड या थर्ड फॉर्म लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो आपके पास सो वी डिड के साथ वेंट नहीं आ सकता, डिड के साथ गो नहीं आ सकता, डिड के साथ गो आएगा। ठीक है, तो हमने चूंकि पीछे वास था, आगे भी डिड ही आना था, सेकंड जो ना पास्ट सेंटेंस ही आना था, लेकिन पास्ट टेंस के लिए डिड के साथ हमेशा गो आना है। गो डिड के साथ वेंट या गोन किसी सूरत में आ ही नहीं सकता। शी सेड यस आई शैल कम एंड सी यू। अब ये देखें, यहां पे जो क्वेश्चन है ये आपके पास आ गया जी, ही सेड, उसने कहा, सेड का सेट ही रहूंगा, इसको मैं किसी और में चेंज नहीं करूंगा, सीधी बात होगी पहले। ठीक है, यस आई शैल कम एंड सी यू। ठीक है, आई शैल कम एंड सी यू। अब हमने, हमारे पास क्या आ गया जी, मेरे पास ये जो आपके पास है ना, सेड है ना, सेड को रखूंगा तो सेड ही, क्योंकि मेरे पास इसका कोई नहीं है वो दूसरा, लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये सेड सेकंड फॉर्म है ना, पैसिव वाइज, आगे इसको मैं इसका टेंस चेंज करूंगा। टेंस में मेरे पास ये शेल लिखा हुआ है ना, तो ये मॉडल वर्ब है, तो शेल को हमने शुड में चेंज करना होता है, विल को वुड में, मे को माइट में। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ गया जी, आई शैल, लेकिन आई को मैंने चेंज करना है सब्जेक्ट के मुताबिक, तो ही बन जाएगा। ही के साथ शुड नहीं, ही के साथ वुड आएगा। ठीक है जी, तो ही सेड दैट ही वुड कम एंड सी मी, ही वुड सेड एंड ही वुड कम एंड सी मी। ठीक हो गया जी, ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा यस के साथ, यस के साथ कंफ्यूज होगा ना, यहाँ पे एग्रीड लगा देंगे। अच्छा, अगर आप इसको इंपेरेटिव सेंटेंस भी लें ना, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी लें, उसके तरीके से भी अगर कर लें, यस को इंटरजेक्शन भी मान लें, ठीक है, फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर अगर उसको लेते ना, तो ही एग्रीड डैट करके भी तो फिर भी हो सकता है, ही एग्री डैट ही वुड कम एंड सी यू, फिर भी आप कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए देखें ना, ये एग्रीड के साथ ना ही विल लगाया हुआ है उसने, ये गलत है, विल नहीं आना चाहिए, वुड आना चाहिए था। एक्सेप्टेड भी ठीक था, क्योंकि यस आया हुआ है ना, लेकिन उसके साथ विल उसने लगाया हुआ है, वुड आना चाहिए था। इस तरीके से आपने जिसको गलत करना है रीजन के साथ गलत करना है, जिसको सही करना है रीजन के साथ सही करना है, तो आपकी ग्रामर क्लियर हो जाएगी। चूज द करेक्ट इंडेक्स स्पीच। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है उसने मुझे दुआ दी है, तो ही विश्ड, अच्छा जी, आई लिव लॉन्ग। अब यहां पे जो गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे क्या कहते हैं, ही विश्ड मी, फिर आई लिव लॉन्ग, मीन के मी भी और आई, तो एक ही बंदे की बात दो दफा नहीं सेंटेंस में यूज होती है, तो यहाँ पे मी को आपको स्किप करना पड़ेगा। ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब मे को अपने माइट में चेंज करना होता है, आपको पता है, जो ये मॉडल वर्ब है ना, मे को माइट में, विल को वुड में, कैन को कुड में, शैल को शुड में। ठीक है, तो माइट आ गया। ठीक है जी, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग,
ही विश डैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो आपके पास आ गया जी ही विश, यहाँ पे डैट उसने स्किप कर दिया, ही सेड उसने विश्ड में चेंज नहीं किया, ही टोल्ड भी नहीं, तो विश्ड आना था, ये डी वाला ऑप्शन आपका ठीक आ गया। व्हाट डज द इडियम हिट द नेल ऑन द हेड, ये इसका मतलब होता है कि तीर निशाने पे लगना, तीर निशाने पे लगा, टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक हो गया जी। फाइंड द एरर, वी मस्ट हेल्प द पुअर्स, इसमें कहता है गलती क्या है, गलती यह है कि पुअर्स की प्लूरल पुअर ही होता है, पुअर की जमा करो तो ऐसा नहीं लगता, पुअर की पुअर ही रहती है, ठीक होगा जी। देयर इज अ डॉग बार्किंग द स्ट्रीट, तो डॉग इसमें क्या है जी, डॉग इसमें क्या है, तो इसको आप क्या करें, इसको ब्रेक कर लें। देयर इज अ डॉग, एक कुत्ता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, अच्छा ये काम क्या हो रहा है यहाँ पे, बार्किंग कहाँ पे हो रहा है, स्ट्रीट में, ऑब्जेक्ट हो गया, कौन कर रहा है, डॉग कर रहा है, तो डॉग आपके पास यहाँ पे आ गया, काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है जी। ऑन द फेंस मीन्स अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड इसको ये ईडीएम का मतलब होता है जी, ठीक है जी। एडवाइस का मतलब आपको पता होता है जी, इसमें काउंसलिंग करना या गाइडेंस देना, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ आपके पास ट्री स्टैंड बिसाइड होता है जी, दीवार के साथ होता है, ऊपर नहीं दीवार के खड़ा होता, ठीक है, ये इसकी प्रेपोजिशन आ गई। तो ये तकरीबन ये घंटे का लेक्चर हो गया, ठीक है। तो अब ये बाकी भी मैंने आगे इसको लिखा हुआ है, उर्दू में इसमें की हुई है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ये ऐसे ही आपने तमाम क्वेश्चंस को ऐसे ही किसी का ऑप्शन रखना है, किसका ऑप्शन छोड़ना है, रीज़न के साथ छोड़ना है, रीज़न के साथ रखना है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो है ना सारी इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा इसको क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।